हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नीट बायोलॉजी मॉक टेस्ट के सेट 4 की प्रैक्टिस करेंगे। और बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि सिलेबस पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है उनके एग्ज़ाम में अच्छे से वो क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट कर पाते और अच्छी रैंक नहीं आ पाती है। तो यहाँ पे हम लोग आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आए हैं और अभी तक 3 सेट हो चुके हैं, ये चौथा सेट है और इसमें टोटल 180 क्वेश्चंस हैं। और इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से जो है टाइम का मैनेजमेंट भी आप कर सकें। ठीक है, आपको अंदाज़ा लगे कि किस तरह से आपको कितने टाइम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ पे हम लोग 180 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट लेके चल रहे हैं। ठीक है, अगर आप और जल्दी क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो और अच्छा है ना। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो है ये मॉक टेस्ट सेट 4। तो इसमें टोटल हमारे पास 180 क्वेश्चन है। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक मिनट बस। क्वेश्चन नंबर 1 है विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल जो है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है इसका आंसर कि इसमें से कौन सा। अच्छा, ये जो हमारा मॉक टेस्ट है इसमें से हम लोग असर्शन रीजन भी आपके लिए लाए हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में वहाँ पे आप असर्शन रीजन क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। बीच बीच में यहाँ पे असर्शन रीजन क्वेश्चन भी हैं, तो क्योंकि असर्शन रीजन क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं ना, तो उसकी प्रैक्टिस भी आपकी अच्छे से हो जाएगी। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है ये हमारा, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन सा नहीं आता, जो इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनल होते हैं वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इंडिपेंडेंट जो सेल ऑर्गेनल है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोट्स आर। ठीक है, आपसे पूछा है कि प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं, तो एक मिनट बस चेक कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोट्स में ये किस तरह के होते हैं। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। 80S होते हैं, 70S होते हैं, 60S होते हैं या 50S होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये जो राइबोसोम्स हैं प्रोकैरियोट्स में ये किस तरह के हैं, 80S, 70S, 60S या 50S हैं। ठीक, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। और हमने 2 तरह की सेल पढ़ रखी है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोट में हमने पढ़ा है कि वहाँ पे राइबोसोम कैसा होता है, राइबोसोम जो होता है वो 80S होता है यूकैरियोट में, और प्रोकैरियोट में क्या होता है 70S होता है। यानी प्रोकैरियोट में थोड़ा छोटा आपको राइबोसोम देखने को मिलेगा, हल्का राइबोसोम, और यूकैरियोट में भारी और बड़ा राइबोसोम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्रोकैरियोट में राइबोसोम की बात हो रही है तो 70S यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थोड़ा स्पीड में हम लोग ये कवर करेंगे मॉक टेस्ट, क्योंकि इसमें 180 क्वेश्चन है ना, तो इसलिए थोड़ा सा तेज़ी से इसको लेके चलेंगे और जल्दी जल्दी आपको भी आंसर करना है। ठीक है, विच स्टेज शोज क्रोमोसोम अलाइनमेंट एट इक्वेटर। कौन सा स्टेज जो है जिसपे इक्वेटर पे जो है क्रोमोसोम आते हैं। जल्दी से इसका आंसर आपको बताना है कि सेल डिवीज़न की कौन सी स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर पे आ जाते हैं, मिडिल में आ जाते हैं सेल के। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। सेल के मिड में आ जाते हैं क्रोमोसोम ना। तो आपको पता है कि सेल डिवीज़न में अलग अलग स्टेजेस होती हैं। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, तो इसमें जो मेटाफेज स्टेज होती है इसमें सेल मिडिल में। ठीक है, मेटाफेज स्टेज होती है ना, इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो मिडिल में आ जाते हैं एकदम। ठीक है, बीच में आ जाते हैं इक्वेटर पे ना। तो ये जो मेटाफेज स्टेज जो होती है इसमें इक्वेटर पे बीच में आ जाते हैं क्रोमोसोम्स। और प्रोफेज में तो बनना स्टार्ट होते हैं क्रोमोसोम, पहले क्रोमेटिन नेटवर्क आता है, उसका कंडेंसेशन स्टार्ट होता है प्रोफेज में। एनाफेज में इसका सेपरेशन हो गया, यानी पोल की तरफ जाते हैं क्रोमोसोम, किनारे किनारे की साइड जाएंगे। और टीलोफेज में फिर से डिकंडेंस हो जाएंगे। ठीक है, यानी फिर से क्रोमेटिन नेटवर्क बन जाएगा। यहाँ पे पूछा था कि इक्वेटर पे कब अलाइनमेंट होता है। ठीक है, तो इक्वेटर की जब बात करेगा तो आपको मेटाफेज टिक लगाना है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। ठीक है, कौन सा टिश्यू जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए। एपिकल मेरिस्टेम, ऑप्शन ए दिया एपिकल मेरिस्टेम, ऑप्शन बी लेटरल मेरिस्टेम, ऑप्शन सी इंटरकैलरी मेरिस्टेम या ऑप्शन डी ग्राउंड मेरिस्टेम। ठीक है, इसका आपको आंसर करके बताना है कि इनमें से कौन सा टिश्यू जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सही ऑप्शन इसमें से बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, देखो सेकेंडरी ग्रोथ की बात हो रही है। हम लोग जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं, 3 हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। ये तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। ठीक है, प्राइमरी। और सेकेंडरी की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे
सेकेंडरी में कौन आएगा? देखो, जिससे कि गर्थ, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, मतलब गर्थ का बढ़ना, चौड़ाई का बढ़ना, ठीक है। प्लांट्स की जो चौड़ाई बढ़ती है ना, जैसे तने बहुत मोटे मोटे जाते हैं पेड़ों में, तने जो होते हैं, स्टेम्स जो होते हैं बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? लेटरल मेरिस्टम, जो साइड में जो मेरिस्टम होता है, ठीक है, प्लांट में जो साइड में जो मेरिस्टम होता है ना, उसकी वजह से इसके स्टेम की गर्थ इंक्रीज हो जाती है, यानी तने मोटे हो जाते हैं, ठीक है। और साइड में यानी पेरिफेरी पे जो होता है बाहर की तरफ, ठीक है, तो जो मेरिस्टम होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या है? जिसमें डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है, जिनकी सेल्स में डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है, उनको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो लेटरल मेरिस्टम यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है, क्योंकि पेरीफेरी पे होते हैं और इनकी सेल जो है डिवाइड करती हैं बाहर की तरफ, तो इस तरह से चौड़ाई बढ़ जाती है प्लांट की, ठीक है, स्टेम की जो है गर्थ बढ़ जाती है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी इंट्रायूटेराइन डिवाइस की बात हो रही है, कॉपर रिलीज कर रही है, तो कौन सी डिवाइस है? लिपस लूप है, LNG-20 है, कॉपर टी है, कॉन्डोम, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है। कॉपर रिलीजिंग, कॉपर किससे निकलता है, किस आईयूडी से कॉपर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखो नाम ही में दिया हुआ है ना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। कॉपर यहाँ पे भी दिया, ऑप्शन सी में भी कॉपर टी लिखा हुआ है, ठीक। तो ये इंट्रायूटेराइन डिवाइस हो जाएगी कॉपर टी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो होती है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में होती है, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, प्रेगनेंसी जिससे नहीं होती, ठीक है। तो इसको यूट्रस में क्या किया जाता है? इम्प्लांट किया जाता है। विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का फंक्शन नहीं है, आपसे पूछा इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो प्लेसेंटा का फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो प्लेसेंटा क्या का काम करता है, अगर आपको ये पता है तो आप ये भी बता लेंगे प्लेसेंटा का फंक्शन कौन सा नहीं है ना। तो इसका आप लोग क्या बताएंगे? न्यूट्रिशन, गैस एक्सचेंज, गैमेट फॉर्मेशन या हार्मोन सिक्रीशन। प्लेसेंटा का फंक्शन क्या नहीं है, ठीक। तो प्लेसेंटा क्या काम नहीं करता? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है चाइल्ड को, ठीक है, क्योंकि प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू चाइल्ड से जुड़ा होता है, एम्ब्रियो से जुड़ा होता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, गैस एक्सचेंज भी करता है एम्ब्रियो के साथ, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड, चाइल्ड को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन का काम नहीं करता प्लेसेंटा, जो है कि गैमेट फॉर्मेशन नहीं करता है, हार्मोन बनाता है प्लेसेंटा, ठीक है। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। तो ये HCG हार्मोन बनाता है प्लेसेंटा, लेकिन गैमेट का फॉर्मेशन नहीं करता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच हार्मोन ट्रिगर्स ओव्यूलेशन, ठीक है, कौन सा हार्मोन जो है वो ओव्यूलेशन कॉज कराता है, ये आपको बताना है, कौन सा हार्मोन ओव्यूलेशन कॉज कराता है? FSH, LH, प्रोजेस्टेरॉन या प्रोलैक्टिन, ठीक। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा हार्मोन क्या कराता है? ओव्यूलेशन कराता है ना। तो ओव्यूलेशन क्या होता है? जब ओवम जो है या सेकेंडरी oocyte हम कहते हैं कि जब ओवरी से रिलीज होता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी oocyte यहाँ से सेकेंडरी oocyte निकलता है और ग्राफियन फॉलिकल पीछे बच जाता है, ठीक है। फिर वो कॉर्पस ल्यूटेम में कन्वर्ट हो जाता है। और ये सब कब होता है? देखो ओवरी से क्या हो रहा है? ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो रहा है, उसमें से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल रहा है, ठीक है, और कॉर्पस ल्यूटेम यहाँ पे बच जा रहा है बाद में ना। तो ये सब कब होता है? 14वें दिन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डेज पे ना। और किसकी वजह से होता है? LH हार्मोन के सर्ज की वजह से, ठीक है। तो 14वें दिन LH हार्मोन की सर्ज की वजह से होता है, ठीक है। लुटनाइजिंग हार्मोन की वजह से ओव्यूलेशन होता है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लुटनाइजिंग हार्मोन। अच्छा, इसमें और भी कुछ हार्मोन दे रखे हैं, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इससे क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी फॉलिकल वगैरह डेवलप होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, ठीक है। और यानी प्रेगनेंसी अगर हुई है तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? यूट्रस को सूटेबल बना देगा प्रेगनेंसी के लिए, एम्ब्रियो उससे अटैच रहेगा, ठीक है। और प्रोलैक्टिन जो होता है ये मेमरी ग्लैंड से मिल्क का प्रोडक्शन कराता है, ठीक है। मिल्क का सिक्रीशन ऑक्सीटोसिन कराता है और मिल्क का प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन कराता है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या था? ओव्यूलेशन पूछा था, ओव्यूलेशन LH हार्मोन से होता है। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन एक्रोसोम, पूछा है आपसे कि एक्रोसोम में कौन सा एंजाइम होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। एक्रोसोम में कौन सा एंजाइम होता है ना। लाइपेज, ऑप्शन ए लाइपेज, ऑप्शन बी एमाइलेज, ऑप्शन सी हाइलोरोनिडेज, ऑप्शन डी प्रोटीएज, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लाइपेज, एमाइलेज, हाइलोरोनिडेज और प्रोटीएज। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें से क्या होगा? जल्दी से आप इसका आंसर कीजिए। तो जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, स्पर्म का, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है आपके पास ना, इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ होता है। ऊपर हेड, फिर इसके मिडिल पीस होती है, फिर टेल होती है, ठीक है। तो हेड में एक्रोसोम जो होता है उसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है? हाइलोरोनिडेज, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ये होता है। और जोना पेलुसिडा को ये पंक्चर करता है, ठीक है, ओवा की जोना पेलुसिडा लेयर को पंक्चर करता है, उसमें क्या करता है? उसके थ्रू स्पर्म को एंटर कराता है ना। तो एक्रोसोम जो होता है इसमें हाइलोरोनिडेज एंजाइम होता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच फेज सोर्स डीएनए एप्लीकेशन, डीएनए एप्लीकेशन किस फेज में होता है, G1 S G2 M। ठीक है, डीएनए एप्लीकेशन या हम कह सकते हैं डीएनए का सिंथेसिस किस फेज में होता है। तो देखो डीएनए सिंथेसिस जब हम बोलेंगे ना, या डीएनए एप्लीकेशन मतलब एक डीएनए से दो डीएनए का बनना। डीएनए एप्लीकेशन क्या होता है, एक डीएनए से दो डीएनए का बनना। ठीक है, इसको हम लोग डीएनए सिंथेसिस भी कह सकते हैं। अब जो सिंथेसिस कह रहे हैं तो ये किस फेज में होगा, एस फेज में होगा, बी में। ठीक है, यहाँ पे G1 SG2 M दे रखा था। गैप 1 G1 गैप 1 होती है, फिर एस सिंथेसिस होती है, फिर गैप 2 G2 गैप 2 होते हैं, और फिर ये इंटरफेस की तीनों स्टेजेस होती हैं, और फिर एम फेज आ जाती है, इसमें सेल डिवीजन होता है। ठीक है, इंटरफेस और ये एम फेज। इंटरफेस 23 घंटे के अप्रॉक्स रहती है, और एम फेज 1 घंटा एम फेज रहती है, लगभग 1-2 घंटे एम फेज होती है। अगर हम 24 घंटे की साइकिल की बात करें तो 23 घंटे आपके इंटरफेस यानी G1 SG2, और फिर 1 घंटे या 2 घंटे एम फेज रहती है ना। तो डीएनए एप्लीकेशन एस फेज में होता है। ठीक है, ये याद रखना है। और G1 और G2 में मेटाबॉलिज्म नॉर्मल रेगुलेट होता है, और एम फेज में सेल्स डिवीजन होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच प्लांट शोज पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन किस में हमें देखने को मिलती है, किस प्लांट में हमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलती है, ये आपको कमेंट करके यहाँ पे बताना है। ठीक, पैरेलल वेनेशन आपको कहाँ देखने को मिलती है, मैंगो में, पी में, बीट में, या रोज़ में। ठीक है, इसका आप लोग आंसर करेंगे कि पैरेलल वेनेशन जो होती है कहाँ होती है, मैंगो में होती है, पी में होती है, वीट में होती है, या रोज़ में होती है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो पैरेलल वेनेशन हमें मोनोकॉट में देखने को मिलती है, आपको याद रखना है। मोनोकॉट में, डाइकोट में रेटिकुलेट वेनेशन होती है, और मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन। तो मोनोकॉट जो होता है यहाँ पे मैंगो तो डाइकोट है, पी भी डाइकोट है ना, जिसपे डबल कवरिंग होती है। वीट जो होता है हमारे पास मोनोकॉट प्लांट है, रोज़ भी डाइकोट है, फ्लावरिंग प्लांट डाइकोट हो गया। वीट जो होती है मोनोकॉट प्लांट होता है। ठीक है, इसमें हमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगी। वीट के आप लीफ भी देखेंगे तो इस तरह की लंबी लंबी यहाँ पे इसमें धारियाँ, स्ट्रिप्स लंबी लंबी देखने को मिलती है। ठीक है, तो लंबी लॉन्ग स्ट्रिप्स हमें मोनोकॉट में देखने को मिलेगी पैरेलल वेनेशन। ठीक है, शुगर केन में भी हमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगी। विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड, ना फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, या पैरेन्काइमा। ठीक है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन आपसे पूछा है ना, जाइलम करता है, फ्लोएम करता है, कैम्बियम या पैरेन्काइमा करता है। तो आपको पता है कि प्लांट में दो तरह के वेस्कुलर बंडल होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, और ये कंडक्टिंग टिश्यू कहे जाते हैं, जाइलम फ्लोएम, यानी कोई ना कोई मटेरियल को कंडक्ट कराएंगे। तो आपने पढ़ा है कि वाटर और मिनरल का कंडक्शन जाइलम करता है, और फूड का कंडक्शन फ्लोएम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है फूड का कंडक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, तो ये फ्लोएम हो जाएगा ना। ये क्या करता है, लीफ में जो फूड बनता है उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में कैरी करता है उसको। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन उसका करता है। तो फ्लोएम जो होता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट में। जाइलम वाटर कंडक्शन करता है, वाटर मिनरल का। कैम्बियम जो होता है सेकेंडरी ग्रोथ इससे होती है। ठीक है, और पैरेन्काइमा जो फूड का स्टोरेज करता है। ठीक है, पैरेन्काइमा क्या करता है, फूड का स्टोरेज करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आपसे पूछा हेटेरोस्पोरस इसमें कौन सा है, यानी कि इसमें दोनों तरह के स्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर भी और मेगा स्पोर भी। तो हेटेरोस्पोरस इसमें से कौन सा प्लांट है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, सिलेजिनेला और फ्यूनेरिया। ठीक है, ये आपने टेरिडोफाइट में ये प्लांट पढ़ रखे हैं। दो तरह के प्लांट होते हैं, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। ठीक है, तो हेटेरोस्पोरी यहाँ पे देखने को मिलती है टेरिडोफाइट में। और इसका सही ऑप्शन क्या होगा, अगर आप बात करें तो ऑप्शन सी सिलेजिनेला। ठीक है, ये हेटेरोस्पोरस होता है, सिलेजिनेला क्या हेटेरोस्पोरस है, इसमें माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों देखने को मिलते हैं। विच सेल इज लिविंग, कौन सी लिविंग है, वेसल, ट्रेचीट, सीव ट्यूब या फाइबर। आपसे पूछा लिविंग सेल कौन सी है ना? तो क्या वेसल लिविंग होती है, ट्रेचीट लिविंग होती है, सीव ट्यूब लिविंग होता है, फाइबर लिविंग होते हैं। ठीक है, इसका आपको जल्दी से आंसर करना है। अच्छा, ये सारे पार्ट किसके, अगर आप इस पर ध्यान दें तो ये पार्ट किसके हैं, ये पार्ट हैं आपके फ्लोएम के। ठीक है, ये फ्लोएम के पार्ट हैं। और यहाँ पे अगर लिविंग सेल की बात करें तो सीव ट्यूब जो होती है लिविंग होती है। इसमें आपको फ्लोएम और जाइलम के पार्ट दे रखे हैं। वेसल, ट्रेचीड ये क्या होते हैं, ये नॉन लिविंग है। ठीक है, फाइबर भी नॉन लिविंग होता है, सीव ट्यूब लिविंग सेल होती है ना। थ्योरेटिकल थोड़ा क्वेश्चन था। विच हार्मोन मेंटेन्स प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है, तो अभी आपको बताया था। इसमें 4 ऑप्शन दिए, LH, FSH, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। ठीक है, LH, FSH, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन आपको बताना है प्रेगनेंसी को कौन मेंटेन करता है। ठीक, अच्छा LH जो होता है ये ओव्यूलेशन कॉज करता है, ओव्यूलेशन कराता है। FSH जो होता है ये गैमेट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, फीमेल गैमेट के। प्रोजेस्टेरॉन जो है ये प्रेगनेंसी मेंटेन करता है, ये भी आपको बताया था अभी। ईस्ट्रोजन जो होता है ये क्या करता है, ये ओवम का प्रोडक्शन कराता है। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन जो होगा प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा सी, 14 का सी।
क्रोमोसोम नंबर का रिड्यूस किस स्टेज में जो है क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम का रिडक्शन, अच्छा आप अगर इधर ध्यान दें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, माइटोसिस, मियोसिस, मियोसिस 1 2, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है माइटोसिस, दूसरा है मियोसिस 1, तीसरा है मियोसिस 2 और चौथा है साइटोकाइनेसिस। और पूछा है कि इसमें से कौन सी स्टेज जो है वो क्रोमोसोम नंबर जिसमें रिड्यूस होता है, ठीक है। तो आपको पता है माइटोसिस में इक्वल रहता है क्रोमोसोम नंबर, और मियोसिस में क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, हाफ हो जाता है क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। अच्छा मियोसिस में जब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है तो यहाँ पे 2 स्टेजेस आपके पास होती हैं, ठीक है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ठीक है। माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं और मियोसिस को रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं। और रिडक्शनल डिवीज़न में भी मियोसिस 1 जो होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मियोसिस 1 को बेसिकली हम लोग ये जो है रिडक्शनल डिवीज़न बोलते हैं ना। मियोसिस 2 तो माइटोसिस की तरह ही होता है, मियोसिस 2 माइटोसिस की तरह ही होता है, मियोसिस 1 जो होता है, ठीक है, मियोसिस 1 जो होता है ये मियोसिस की तरह, मतलब ये क्या है, रिडक्शनल डिवीज़न होगा, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, ठीक। जैसे अगर सेल में 46 क्रोमोसोम है तो जो नई सेल बनेगी उसमें 23 हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे आधे ना। अगर 24 थे तो 12 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से विच इज़ नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है, माइक्रोमोलिक्यूल नहीं है कौन सा, ठीक। सिंपल या माइक्रोमोलिक्यूल कौन सा है वो पूछ रहा है आपसे, ठीक है, बड़ा मॉलिक्यूल नहीं है। तो प्रोटीन, लिपिड, यानी कॉम्प्लेक्सिटी किसमें नहीं देखने को मिलेगी, प्रोटीन में, लिपिड में, वाटर में या डीएनए में, ठीक है, ये आपको बताना है। तो कॉम्प्लेक्सिटी प्रोटीन भाई कार्बन हाइड्रोजन की लंबी चेन होती है, लिपिड में भी कार्बन हाइड्रोजन की लंबी चेन है, डीएनए में तो है ही, डीएनए में तो नाइट्रोजनस बेसेस भी है, शुगर फॉस्फेट ग्रुप भी है। वाटर जो होता है इसका बड़ा सिंपल फार्मूला H2O होता है, ठीक है। तो वाटर का बहुत सिंपल फार्मूला होता है H2O, तो ये आपका वाटर हो जाएगा, मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है ये, माइक्रोमोलिक्यूल है, क्योंकि इसका फार्मूला बड़ा सिंपल है, 2 ही इसमें एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक। विच इज़ स्ट्रेस हार्मोन आपसे पूछा है, स्ट्रेस हार्मोन जो है ये हमें किस प्लांट में देखने को मिलेगा, स्ट्रेस हार्मोन जो है ये प्लांट में कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। ये आपसे पूछा है कौन सा हार्मोन जो होता है वो स्ट्रेस हार्मोन होता है, ऑक्सिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, एबी होता है या जिब्रेलिन होता है, ठीक है। कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन है ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एबीए या जिब्रेलिन। स्ट्रेस हार्मोन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, एब्सिसिक एसिड होता है, ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन ना, क्योंकि ये क्या रहता है, सीनेसेंस कराता है, लीफ फॉलिंग कर देता है, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशन होती है तो लीफ वगैरह फॉल ये करा देगा, या जब ट्री ओल्ड हो जाता है तो क्या करा देता है, लीफ फॉल करा देता है, तो इसलिए एब्सिसिक एसिड जो है स्ट्रेस हार्मोन कहा जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अच्छा ऑक्सिन जो होता है ये ग्रोथ कराता है स्टेम या रूट की, और साइटोकाइनिन भी सेल डिवीजन कराता है, इसकी वजह से ये भी जो है ग्रोथ कराता है। जिब्रेलिन जो होता है ये स्टेम बोल्टिंग कराता है ना, शुगर केन के जो प्लांट होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं वो जिब्रेलिन की वजह से होते हैं, ठीक है। विच ऑर्गेनल डिटॉक्सिफाइज ड्रग, ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है, यानी ड्रग को जो है उसके साइड इफेक्ट को खत्म करने का काम कौन करता है। तो जब हम लोग सेल ऑर्गेनल पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा था, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आरिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी गोल्जी अपरेटस या डी लाइसोसोम, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे ड्रग को डिटॉक्सिफाई कौन करता है, ठीक है। तो ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो प्रोटीन बनता है, आर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें प्रोटीन बनता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टेरॉइड बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, गोल्जी अपरेट, ठीक है। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यही जो है ये डिटॉक्स साइड इफेक्ट को खत्म करता है ड्रग्स की, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक मिनट बस, हाँ, गोल्जी अपरेटस जो है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये तो पैकेजिंग करता है चीज़ों की, जो भी मटेरियल सेल के अंदर होता है उसकी पैकेजिंग का काम करता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। लाइसोसोम जो होता है ये डाइजेस्ट करता है, अननेसेसरी जो अनवांटेड चीज़ें उसको डाइजेस्ट करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेज शो मैक्सिमम क्रोमोसोम कंडेंसेशन, सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम कंडेंसेशन हमें कब देखने को मिलता है, प्रोफेज में, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज, ठीक है। क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा कंडेंस कब होता है, यानी सबसे अच्छा कब दिखाई देता है, बेसिकली आपसे ये पूछ रहे हैं क्रोमोसोम सबसे अच्छा कब दिखाई देगा। तो देखो प्रोफेज में तो कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, तो मैक्सिमम तो यहाँ पे हो नहीं सकता। मेटाफेज में इक्वेटर पे आ जाते हैं क्रोमोसोम, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंडेंस्ड रहते हैं, ठीक है। यहाँ मतलब यहाँ पे हमें क्रोमोसोम की क्रोमोसोम वाली फॉर्म दिखाई देगी ना, इससे पहले हमें ये इस तरह से थ्रेड के फॉर्म में दिखाई देगा, लेकिन बाद में हमें मेटाफेज में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इस तरह से विजिबल होगा। एनाफेज में ये फिर से पोल की तरफ जाने लगेगा, तो उस टाइम पे उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिलती, जो है उसकी विजिबिलिटी नहीं होती। टीलोफेज में भी डिकंडेंस हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही था, बी ऑप्शन क्रोमोसोम कंडेंसेशन मेटाफेज में होता है।
विच इज़ नॉट एन STD, इसमें से क्या STD नहीं है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो जब आपने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ पढ़ी, STD पढ़ी, तो उसमें एड्स पढ़ा आपने, सिफिलिस पढ़ा, ठीक है, मलेरिया ऑप्शन दिया हुआ है, गोनोरिया दिया। एड्स, सिफिलिस और गोनोरिया तो आपने पढ़ा है। मलेरिया जो है ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ वाले चैप्टर में ना, तो मलेरिया जो है ये फिजिकल कंटेमिनेशन से फैलता है, ठीक है। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ नहीं है, ठीक है, यानी इसमें वेटिंग वगैरह की जरूरी नहीं है इससे, ये ऐसे भी नॉर्मली फैल सकता है मलेरिया, या इसके लिए वेक्टर भी होते हैं, मॉस्किटो वगैरह से भी फैलता है ना मलेरिया, तो मॉस्किटो वगैरह से भी फैलता है, ठीक है। तो एड्स, सिफिलिस और गोनोरिया ये जनरली क्या होती है, STD होती है, जो मेटिंग वगैरह से फैलती हैं, ठीक। और मलेरिया यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा, क्योंकि वो STD नहीं है मलेरिया, ठीक। वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कही जाती है मलेरिया। विच पार्ट ऑफ फ्लावर फॉर्म्स फ्रूट, फ्रूट कौन बनाता है ये आपको बताना, ओव्यूल, ओवरी, स्टाइल या स्टिग्मा। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, ओव्यूल दिया है, ओवरी दिया है, स्टाइल दिया है, स्टिग्मा दिया है। तो आपसे पूछा फ्रूट कौन बनाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। देखो ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है जब रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर में, ठीक है, प्लांट में जब रिप्रोडक्शन होता है तो ओव्यूल से क्या बनता है, ओव्यूल से बनती है सीड, ठीक है, और ओवरी से बनता है फ्रूट ना, राइप एंड ओवरी फ्रूट कहा जाता है, तो ऑप्शन भी तो करेक्ट हो गया, ठीक है। स्टाइल और स्टिग्मा भी दिया हुआ था फिर ना, तो 21 का बी हो जाएगा, ओवरी। विच इज़ करेक्ट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपसे पूछ रहा है, सही क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ना, करेक्ट क्या है, मतलब कुछ बातें इसमें गलत दी हैं, आपको सही बतानी है कि सही क्या है, करेक्ट क्या है, ये जरूर देख लिया कीजिए, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, ये आप चेक कर लिया कीजिए कि आपसे करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप जवाब देंगे, ठीक है। तो सिंगल मेम्ब्रेन, नो DNA, ATP सिंथेसिस या ओनली इन प्लांट्स, ठीक है। करेक्ट क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में सिंगल मेम्ब्रेन होती है, तो ये इनकरेक्ट है, डबल मेम्ब्रेन, आपने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। नो DNA नहीं, इसमें DNA होता है ना। ATP सिंथेसिस, तो ये तो सही बात है, माइटोकॉन्ड्रिया ATP बनाता है, ठीक है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, ATP सिंथेसिस करता है, ठीक है। ओनली इन प्लांट्स, प्लांट्स में होता है नहीं, एनिमल में भी हो सकता है, ठीक है, तो प्लांट में भी हो सकता है, एनिमल में भी हो सकता है ना, ओनली इन प्लांट नहीं, ठीक। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ATP सिंथेसिस करता है, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा। 23 विच स्टेज शोज साइनेप्सिस, साइनेप्सिस आपको कहाँ देखने को मिलता है, आपने पढ़ा है मियोसिस 1 में अलग अलग स्टेजेस होती हैं, ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस भी एक स्टेज होती है। इसके लिए आपको हमने, तो ये मियोसिस 1 की स्टेज है, यहाँ पे Me1 लिख दें, मी1, ठीक है, यानी मियोसिस 1 की डिफरेंस, मियोसिस 1 में, प्रोफेज 1 में P1 भी लिख देते हैं, मी1 P1, ठीक है, यानी मियोसिस 1 प्रोफेज 1 में आपने पढ़ा अलग अलग स्टेजेस होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस, डिप्लोटीन, ठीक है, और डायाकाइनेसिस, ठीक। इसका ट्रिक भी इसकी बताई थी याद रखने की, लेजी पड़ी दिया, ठीक है, लेजी पड़ी दिया, ले से लेप्टोटीन, जी से जाइगोटीन, पड़ी का पी यानी पैकेटीन, ठीक है, पड़ी यानी DI डिप्लोटीन और दिया मतलब डायकाइनेसिस, ठीक है, तो लेजी पड़ी दिया, ये ट्रिक थी। तो यहाँ पे साइनेप्सिस आपको कब देखने को मिलेगा, यानी पेयरिंग जो हो रही है, ठीक है, साइनेप्सिस बन रहा है, पेयरिंग हो रही है क्रोमोसोम्स की, तो ये कब हो रही है, ठीक है, लेप्टोटीन में, जाइगोटीन में, पैकेटीन में या डिप्लोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जाइगोटीन ना, जाइगोटीन में पेयरिंग होती है, साइनेप्सिस वगैरह बनता है, ठीक है। तो जाइगोटीन में यहाँ पे क्या होता है, साइनेप्सिस होता है, ठीक। और पैकेटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, साइनेप्सिस जब हो जाएगा तो ये अपना पार्ट एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। तो पैकेटीन में यहाँ पे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, कास्मेटा बनेगा डिप्लोटीन में, ठीक है। विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी को रोकने का काम क्या करता है, कौन सी लेयर करती है, जोना पेलिसिडा करती है, टेल करती है, कोरोना रेडिएटा करती है, न्यूक्लियस, ठीक है। ओवम की कौन सी लेयर जो होती है वो पॉलीस्पर्मी को रोकने का काम करती है, सबसे बाहर जो लेयर होती है ओवम की वो होती है कोरोना रेडिएटा, जैसे ये एक्सेल है इसके सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा होती है, उसके अंदर होती है जोना पेलिसिडा, ठीक है। तो इसकी जो लेयर होती है जोना पेलिसिडा ना, जोना पेलिसिडा लेयर जो होती है यही क्या करती है, पॉलीस्पर्मी को रोकती है, यानी एक स्पर्म तो अंदर आ जाएगा, पॉलीस्पर्मी का मतलब एक स्पर्म तो अंदर आ जाएगा, लेकिन इसके बाद कोई और स्पर्म की एंट्री जोना पेलिसिडा नहीं होने देगी, ठीक है। तो और किसी स्पर्म को एंटर नहीं करने देती जोना पेलिसिडा, ठीक है, सिर्फ एक स्पर्म एंटर करता है, बाकी सबको रोक देती है। तो ये कौन सी लेयर है, ये जोना, जो अंदर की तरफ ये जो लेयर बनाए, ये लेयर जो होती है ना, ये बाद में थिक हो जाती है जब एक स्पर्म एंटर कर जाएगा, ठीक है।
तो ये थिक हो जाएगी, जिसकी वजह से पॉलीस्पर्मी को रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। ठीक है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू क्या है? स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम या फाइबर। ठीक है, लिविंग आपसे पूछ रहा है। आपको पता है स्क्लेरेन्काइमा जो होता है ये सीड कोट वगैरह में होता है ना, जो खोल होते हैं, ठीक है, जैसे नारियल का खोल हो गया या अखरोट का खोल हो गया, कवर हो गया उसका, और ये डेड सेल्स होती हैं स्क्लेरेन्काइमा में। कोलेनकाइमा में इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, इलास्टिक सेल्स हैं, और ये लिविंग होती हैं। ठीक है, तो कोलेनकाइमा की सेल्स लिविंग होती है। जाइलम और जाइलम जो होता है ये भी, इसमें भी आपको डेड सेल देखने को मिलती हैं, और फाइबर में भी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो होता है लिविंग टिश्यू है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा, जाइलम लिविंग क्यों नहीं होता, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, जाइलम में कुछ सेल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं? नॉन लिविंग होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जाइलम की जो मेन सेल्स होती है, मेन कंपोनेंट नॉन लिविंग होते हैं? ये आपको कमेंट करके बताना है। विच फेज हैज़ मैक्सिमम ड्यूरेशन, सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन हमें कब देखने को मिलती है? एम फेज में, इंटर फेज में, प्रो फेज में, मेटा फेज में। सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन जो होती है वो किस फेज में होती है? ठीक है, ये जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। तो सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन जो होती है, अच्छा, इंटरफेस जो है ये 23 आवर्स ले लेता है ना, अकेले 23 घंटे इंटरफेस ले लेता है। इंटरफेस यानी G1 एस G2। अगर 24 घंटे जैसे हम लोग साइकिल मान रहे हैं सेल डिवीज़न की, तो उसमें 23 घंटे 23 घंटे इंटरफेस ले लेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम ड्यूरेशन जो हमें इंटरफेस में देखने को मिलती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, विच हार्मोन कॉजेज मिल्क इजेक्शन। देखो मिल्क इजेक्शन पूछ रहा है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कौन सा है? ठीक है, तो मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है। ठीक, और इसमें जो आपका आएगा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो प्रोलैक्टिन से क्या होगा? मिल्क का प्रोडक्शन होता है, तो मिल्क प्रोडक्शन पूछे तो प्रोलैक्टिन, इजेक्शन पूछ रहा है तो ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। ठीक है, मिल्क इजेक्शन है मिल्क का निकलना। तो ये कब होता है? जब चाइल्ड की बर्थ होती है, तो उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन वर्क करता है, चाइल्ड बर्थ भी कराता है, इसके अलावा मिल्क को इजेक्ट भी कराता है, क्योंकि प्रोड्यूस तो पहले ही से हो रखा होता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन मिल्क का प्रोडक्शन करता है, और ऑक्सीटोसिन इसको रिलीज कराता है, ठीक, इजेक्ट कराता है। विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट एंजाइम, एंजाइम के बारे में इनकरेक्ट क्या है? ठीक है, यानी इसमें कुछ बात सही भी दी हुई है, आपको इनकरेक्ट गलत बात बतानी है। तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, तो सही बात है, ऑप्शन ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ऑप्शन बी स्पेसिफिक, ऑप्शन सी इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, ऑप्शन डी प्रोटीन इन नेचर। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और आपको पता है कि एंजाइम क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, और स्पेसिफिक होते हैं। एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए एक एंजाइम होता है, ठीक है, और वो एंजाइम दूसरे सब्सट्रेट या दूसरे सब्सटेंस पे वर्क नहीं करता। जैसे कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला, डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर चीज़ को पर्टिकुलर एंजाइम ही डाइजेस्ट करते हैं या उसको पे वर्क करते हैं ना। अगर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है तो वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक होते हैं इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, नहीं, ये क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, यानी इनकरेक्ट क्या? ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये क्या करते हैं? एंजाइम जो होते हैं लोअर करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, ठीक है, कम करते हैं, जिससे क्या हो जाए? रिएक्शन बहुत तेज़ी से हो जाए ना, कम एनर्जी लगे रिएक्शन में। ये क्या करेंगे? रिएक्शन की स्टार्टिंग जो होती है, रिएक्शन की जो स्टार्टिंग एनर्जी होती है, एक्टिवेशन मतलब रिएक्शन की जो स्टार्टिंग एनर्जी होती है उसको कम कर देते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन जल्दी स्टार्ट हो जाती है ना। तो ये तो डिक्रीज़ कर रहे हैं, इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं। और प्रोटीन एंजाइम्स प्रोटीन तो होते हैं नेचर में ना, ठीक है, तो ये बात तो सही है, ऑप्शन डी तो सही है। ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट इनकरेक्ट होगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इकोलॉजिकल सीक्वेंसेस, आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा को ये वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा, और एक बार फिर से रिवाइज भी कर लीजिएगा, हो सकता है इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, तो अच्छे से इसका रिविज़न कीजिएगा। विच इस, और टेलीग्राम चैनल भी हमारा बना हुआ है, वहाँ पे भी हमें ज्वाइन कर लीजिए ना, वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाएंगे नीट के। ठीक है, जो भी मॉक टेस्ट वगैरह है, ठीक है, एनसीईआरटी को नोट्स जो हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको अपलोड कर दी जाएंगी, तो इसको भी आप वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक, इकोलॉजिकल सीक्वेंस आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इकोलॉजिकल सीक्वेंस, तो इसमें से क्या आ जाएगा? सबसे पहले ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके बाद पॉपुलेशन, और उसके बाद कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम। तो इकोलॉजिकल सीक्वेंस की जब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म होता है, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी। तो पहले ही ऑप्शन सही है यहाँ पे ना, छोटे से बड़ा हम लोग लेके चलते हैं। ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म से मिलकर पॉपुलेशन बनता है, पॉपुलेशन से मिलकर कम्युनिटी, और कम्युनिटी से मिलकर इकोसिस्टम। प्रोकैरियोट के बारे में पूछा, करेक्ट क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, प्रोकैरियोट के बारे में करेक्ट पूछा है, तो मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, ये क्या पूछा? मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस ना, मेम्ब्रेनस या मेम्ब्रेन्ड भी कह सकते हैं, मेम्ब्रेनस, मतलब इसमें मेम्ब्रेन न्यूक्लियस पे होता है कि नहीं होता है प्रोकैरियोट में?
न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन होगा, ये करेक्ट है, या एटीएस राइबोसोम होता है, ये करेक्ट है, सर्कुलर डीएनए होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। आपको करेक्ट बताना है क्या चीज़ करेक्ट है ना। तो आपको पता है प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं होता, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियोइड होता है ना प्रोकैरियोट में, वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। एटीएस राइबोसोम नहीं होता है, 70S राइबोसोम होता है, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। मेम्ब्रेन भी नहीं होती, डीएनए सर्कुलर होता है, ये बात तो सही लिखे, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डीएनए सर्कुलर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, ठीक है, तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रोकैरियोट में नहीं होते, तो 30 पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का सी। अब हमारे स्टार्ट होता है असर्शन रीजन, 31 से 45, ठीक, ये असर्शन रीजन क्वेश्चन है, और इसका डायरेक्शन यहाँ पे दिया। असर्शन रीजन क्वेश्चन जब भी आप करते हैं तो आप एक बार डायरेक्शन देख लिया कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है ऑप्शन ए का मतलब होता है कि असर्शन जो दिया है और रीज़न, दो स्टेटमेंट दिए रहते हैं, एक असर्शन होता है, एक रीज़न होता है, ठीक है, दो स्टेटमेंट होते हैं, एक असर्शन और एक रीज़न होता है। असर्शन और रीज़न अगर दोनों ट्रू हैं, ठीक है, और रीज़न जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, यानी सही है, रीज़न रीज़न जो क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है असर्शन को, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, उसी से रिलेटेड है, तो हम ऑप्शन ए चूज़ करते हैं, ठीक। और असर्शन और रीज़न ट्रू है, ठीक है, लेकिन रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम लोग बी ऑप्शन चुनते हैं, यानी असर्शन भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है ना, पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, और दूसरा स्टेटमेंट जो पहले स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है, उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है, जस्टिफाई नहीं कर रहा है या करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन बी हम लोग चुन लेंगे, ठीक है, चूज़ करेंगे। ऑप्शन सी कब होगा, जब पहला स्टेटमेंट सही होगा, दूसरा फॉल्स होगा, ठीक है, यानी असर्शन ट्रू होगा, रीज़न फॉल्स होगा। और डी ऑप्शन कब चुनेंगे, जब पहला स्टेटमेंट फॉल्स होगा, दूसरा सही होगा, यानी असर्शन गलत होगा और रीज़न ट्रू होगा, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन आपको याद रहेंगे कि ए बी सी डी आपको कब सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए, रीजन आर दे आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, ठीक है, दो स्टेटमेंट दिए, पहले स्टेटमेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए होता है, और रीजन दिया हुआ है कि ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनल हम कह सकते हैं, होते हैं। तो ये बात सही है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहते हैं, ठीक है। तो ये इसको जस्टिफाई कर रहा है ना, तो ये तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका इसका क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आप ऑप्शन ए पे टिक लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और रीज़न जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, भाई माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए होता है, ठीक है, इस और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल की वजह से ही क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है, क्योंकि वो क्या इंडिपेंडेंट है ना, तो ये तो रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। 32, क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज, देखो असर्शन दिया क्रॉसिंग ओवर इंक्रीजेज जेनेटिक वेरिएशन, क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन बढ़ती है, क्या ये सही है। रीज़न, इट अकर्स बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, ये सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है। क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन बढ़ती है, सही बात है, और ये कि सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है, तो ये तो रीज़न तो रॉन्ग दे रखा है यहाँ पे, सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में नहीं होता, ठीक है, क्रॉसिंग जो ओवर होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है, तो ये तो रीज़न फॉल्स है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें, जब असर्शन ट्रू होता है रीज़न फॉल्स होता है, ऑप्शन सी लेते हैं, यहाँ पे नॉन सिस्टर होना चाहिए था ना, अलग अलग क्रोमेटिड्स के बीच में होगा। 13, क्वेश्चन नंबर 33 दिया, असर्शन ए दिया, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, रीज़न इट प्रिपेयर्स एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है, कैसे मेंटेन करता है, तो ये एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है, ठीक है, इम्प्लांटेशन के लिए, यानी एंडोमेट्रियम की थिकनेस प्रोवाइड करता है, तो सही बात है, प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को थिक करता है, ठीक है। तो असर्शन रीज़न जो दोनों ट्रू है, और रीज़न जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसका भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको असर्शन रीजन वाले अटैम्प्ट करने होते हैं क्वेश्चन, आई होप समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। ये जो ए बी हम लोग सी सेलेक्ट कर रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको असर्शन रीजन क्वेश्चन दिया रहेगा, और इसमें से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इसमें से कोई एक चूज़ करना रहेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या है, नंबर 34 है, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर, ठीक है, असर्शन दिया कि जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, रीज़न दिया इसमें लिविंग सेल होती हैं सिर्फ ना, गलत दिया हुआ है ना, नॉन लिविंग भी तो होती हैं, तो रीज़न तो रॉन्ग हो गया, ठीक। तो ये सी हो जाएगा, जब असर्शन ट्रू होता है रीज़न फॉल्स होता है तो सी लिखते हैं। लैक्टेशनल एमेनेरिया प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी, लैक्टेशनल एमेनेरिया प्रेगनेंसी को रोकने का मेथड है, ये बात तो सही है, ठीक है। ओव्यूलेशन इज सप्रेस ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ओव्यूलेशन सप्रेस रहता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, ये भी बात सही है। तो दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, भाई लैक्टेशनल एमेनेरिया में क्या होता है कि ओव्यूलेशन सप्रेस रहता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, ठीक है। तो ये ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक, यानी असर्शन रीज़न ट्रू है, और रीज़न जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है।
SCR इज इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन, असर्शन दिया हुआ है, रीज़न दिया हुआ है, ये प्रोटीन बनाता है। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या करेक्ट होगा? देखो SCR डिटॉक्सिफिकेशन करता है, सही बात है। ये प्रोटीन बनाता है, नहीं प्रोटीन नहीं बनाता, रीज़न तो गलत दिया हुआ है ना, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। असर्शन जो है ट्रू है, रीज़न फॉल्स है, सी, ठीक। असर्शन मियोसिस रिड्यूसेस क्रोमोसोम नंबर, मियोसिस से रिड्यूस्ड क्रोमोसोम नंबर कम हो जाते हैं, सही बात है। रीज़न होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट इन मियोसिस 1, ऐसा होता है क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं मियोसिस 1 में, तो ये भी सही बात है, ठीक है। असर्शन रीज़न ट्रू है इसमें, और रीज़न जो है करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, ठीक है। भाई रिड्यूस क्यों हो रहा है क्रोमोसोम नंबर? क्योंकि क्रोमोसोम सेपरेशन हो रहा है मियोसिस 1 में, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, यानी असर्शन रीज़न दोनों ट्रू है और रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, एक मिनट बस, 38 इसका आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए, तब तक हम एक मिनट बस चेक कर लें सही चल रहा है नहीं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, असर्शन ब्रायोफाइट्स रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और रीज़न मेल गैमेट्स आर मोटाइल। थोड़ी देर का यहाँ पे हम लोग ब्रेक ले लेते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है।